दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क चैप्टर का आज हमारा 9th एपिसोड है। लास्ट 8 एपिसोड्स में हमने टॉर्क कैलकुलेशन को समझा है और सिंप्लीफिकेशन की तरफ हम गए हैं कि कैसे कोई रिजिड बॉडी है, उसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस अगर एक्ट कर रहे हो तो किसी भी पॉइंट ओ के अबाउट अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट टॉर्क दिखाना हो तो कैसे आप दिखाएं उसको, और एक सिंपल फोर्स से अगर उसको रिप्रेजेंट करना हो तो फिर कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने लास्ट एपिसोड्स में सीखा है। आज का जो एपिसोड रहेगा इसमें हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो टाइटल है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। ऑफ रिजिड बॉडी। अब अगर आपको याद हो, ये जो इक्विलिब्रियम है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन तब हमने इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल पढ़ा था। जब भी आप पार्टिकल की बात करते हो और रिजिड बॉडी की बात करते हो, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। अगर मैं पार्टिकल की बात करूं तो हम पार्टिकल का साइज को नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। तो जितने भी फोर्सेस एक्ट करेंगे वो सारे इसके ऊपर एक्ट करेंगे, तो यहां पे टॉर्क का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देख सकते हो कि सारे के सारे फोर्सेस जो है इस पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। पार्टिकल का साइज नेग्लिजिबल है, तो आप यहां पे ये कह सकते हो कि सारे के सारे फोर्स कॉन्करेंट फोर्सेस हैं और इस केस में टॉर्क की वैल्यू 0 होगी। टॉर्क देखने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे अगर आप इस सारे फोर्सेस का सम दिखाओगे तो इस पार्टिकल के ऊपर एक रिजल्टेंट फोर्स दिखा सकते हो कि भाई इसके ऊपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक रिजल्टेंट फोर्स आ गया है Fr। Fr क्या है बताओ जरा। Fr इज समेशन ऑफ Fi फ्रॉम 1 to n। मान लीजिए इसके ऊपर n फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, और वो n फोर्सेस कौन कौन से F1 F2 F3 करके है। तो ये फोर्स को मैं F1 बोल देता हूं, ये मेरा F2 है, ऐसे ही फिर आपका F3 हो गया, ठीक है, F4 हो गया, F5, ठीक है। ऐसे ऐसे फोर्सेस मान लीजिए, ऐसे एक फोर्स इधर मान लो, ठीक है, F5 F6 अप टू Fn, ठीक है, अप टू ऐसे करते करते मान लीजिए Fn फोर्सेस ऐसे एक्ट कर रहे हैं। तो उन सबका जो रिजल्टेंट है वो मेरा Fr है। इक्विलिब्रियम में होने के लिए आप क्या बोलते थे, आप बोलते थे Fr की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा, तब आप बोलते थे कि भाई ये पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी में कहानी थोड़ी डिफरेंट है। क्या कहानी है? रिजिड बॉडी का अपना एक साइज है। रिजिड बॉडी का अपना एक साइज होता है और उसमें अगर मैं मल्टीपल जगह पे फोर्सेस को दिखाऊं, ठीक है, सोचिए यहां पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे फोर्स लग रहे हैं, F1 F2 F3 F4। अब किसी भी रैंडम पॉइंट O के अबाउट अगर आप देखो तो उस O पॉइंट के अबाउट आप इन सब का रिजल्टेंट निकाल सकते हो Fr, ठीक है, इन सब का एक रिजल्टेंट आ जाएगा Fr, और एक मेरे पास टॉर्क आ जाएगा जिसको आप बोल सकते हो टाउ R। ये मेरा रिजल्टेंट टॉर्क आ गया है O पॉइंट के अबाउट। इसका मतलब अब इसको इक्विलिब्रियम में होने के लिए सिर्फ Fr को 0 करने की कंडीशन नहीं होगी, आपको टॉर्क को भी 0 करना पड़ेगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में होगी। तो अब यहां पे जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी वो क्या होगी बताओ। वो आपका Fr जो है वो भी आपका 0 होना चाहिए एंड टाउ R जो होना चाहिए रिजल्टेंट टॉर्क वो भी आपका 0 होना चाहिए। ये दो कंडीशन है हमारे पास, और ये आप ये कह सकते हो ये नेसेसरी कंडीशन है और ये सफिशिएंट भी है अगर आपको रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम चेक करना हो। पार्टिकल में आप क्यों नहीं कर रहे थे? पार्टिकल में क्योंकि आपका साइज तो नेग्लिजिबल था, तो सारे के सारे फोर्सेस एक ही जगह पे एक्ट करेंगे, तो एक तरह से कॉन्करेंट फोर्सेस हो गए। तो यहां पे अगर आप टाउ आर निकाल के देखते हैं तो टाउ आर तो वैसे भी आपका 0 ही आना था, यहां पे उसको देखने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए हमने उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया ही नहीं। लेकिन रिजिड बॉडी के केस में आपको ये देखना होगा। इंटरेस्टिंग ये भी है रिजिड बॉडी में कि अगर कोई भी रैंडम पॉइंट के अबाउट फोर्स एंड टॉर्क जो है वो 0 आ गए हैं, तो अगर आप कोई दूसरा पॉइंट लोगे इस रिजिड बॉडी के ऊपर, कोई भी और पॉइंट ले लोगे, जैसे मैंने ए पॉइंट ले लिया, तो इस ए पॉइंट के अबाउट भी जो टॉर्क आएगा वो 0 ही आएगा अगर मेरा फोर्स 0 है और टॉर्क 0 है। तो किसी भी जैसे ओ पॉइंट के अबाउट आपका फोर्स 0 आ गया और टॉर्क 0 आ गया, अब ए पॉइंट के अबाउट भी आपका फोर्स एंड टॉर्क 0 ही आएगा। आप चेक करके देख सकते हो। अगर मैं ए पॉइंट के अबाउट दिखाऊंगा तो रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि स्लाइडिंग वेक्टर होता है फोर्स, आप यहां पे दिखा सकते हो रिजल्टेंट फोर्स को, और जो रिजल्टेंट टॉर्क आएगा जो ए पॉइंट पे आएगा, ए पॉइंट पे जो टॉर्क बनेगा वो बनेगा जो टाउ आर है जो कि ओ पॉइंट के अबाउट आया है, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आर क्रॉस एफ। आर मेरा ये है भाई, ये मेरा आर वेक्टर है, प्लस आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर।
ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा अबाउट पॉइंट ए, कोई भी रैंडम पॉइंट ए के अबाउट आ जाएगा अगर ओ पॉइंट के अबाउट पता है तो। अब क्योंकि ओ पॉइंट के अबाउट ये जो है और ये जो है ये जीरो है, तो आप ये कह सकते हो यहां से कि ए पॉइंट के अबाउट भी जो टॉर्क आएगा वो आपका जीरो ही आएगा, ए पॉइंट के अबाउट भी जो टॉर्क आएगा वो आपका जीरो ही आएगा। इस तरह से आप इस चीज को कह सकते हो। इसका मतलब रिजिड बॉडी पे किसी भी एक पॉइंट पे अगर आपने निकाल दिया तो बाकी पॉइंट पे भी आपका वही कंडीशन आपकी मैच कर जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम रिजिड बॉडी के केस में इसको हम चेक करते हैं। किसी भी रैंडम पॉइंट के अबाउट आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल दो और टॉर्क निकाल दो, वो जीरो होनी चाहिए। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। अब यहां पे अगर आप फोकस करें तो मैंने कोई डायमेंशन की बात नहीं की, मैं रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहा हूं, चाहे 3D में हो चाहे 2D में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी जो मैं आगे प्रोसीड करना चाह रहा हूं उसमें स्टेप वाइज चलते हैं, पहले 2D को समझते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम इन 2D देखते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, और यहां पे 2D का केस देखते हैं। अब मैं 2 डायमेंशन का केस लेना चाहता हूं। 2 डायमेंशन का मतलब समझिए, मतलब जो हमारे फोर्सेस हैं वो एक तरह से हमारे प्लेनर होंगे, एक प्लेन में फोर्सेस लगेंगे, या आप कह सकते हो कि उनकी जो डायरेक्शन होगी, चलो वो एक प्लेन में ना भी हो लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होगी वो आपकी एक तरह से उनको आप एक प्लेन में दिखा सकते हो। जैसे कोई फोर्स है, कोई रिजिड बॉडी है और कोई एरोप्लेन है, आप समझिए। तो एरोप्लेन के ऊपर अगर मैं फोर्सेस को दिखाऊं तो आप ये कह सकते हो कि उसके जो टायर है, 2 टायर, उनके ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं, तो वो देखा जाए तो वो ऊपर की तरफ है, दोनों के दोनों नॉर्मल फोर्सेस, बट वो लोकेशन अलग अलग है, तो उसको आप 2D में तो नहीं दिखा पाओगे। बट क्योंकि फोर्सेस की डायरेक्शन केवल एक ही तरफ है, तो आप ये कह सकते हो कि यहां पे जो फोर्सेस हैं उनको मैं, बेशक वो एक दोनों की अलग अलग पोजीशन है फोर्सेस की, और दूसरा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट पे इसका जी भी लग रहा होगा। इवन सच बताऊं तो एरोप्लेन के तो 3 टायर होते हैं ना, तो 3 जगह पे आपका फोर्स लग रहा होगा ना, 2 आपके बीच वाले टायर और एक आपका आगे वाला टायर, तो 3 जगह तो नॉर्मल फोर्स हो गया और एक आपका ग्रेविटी वाला नीचे की तरफ हो गया। तो देखा जाए तो ये जो फोर्सेस हैं ये सारे के सारे या तो वर्टिकल अपवर्ड है या वर्टिकल डाउनवर्ड है, क्योंकि उनकी डायरेक्शन सेम ही है। तो आप ये कह सकते हो पैरेलल फोर्सेस का केस आ गया, और पैरेलल फोर्सेस के केस को आप 2D में दिखा सकते हो, ठीक है। आप उनको YZ प्लेन में आप सारे फोर्सेस को दिखा सकते हो, हालांकि लोकेशन सबकी अलग अलग है, एक्स में लोकेशन सबकी अलग अलग होगी, बट एनीवे फिलहाल जो हम केस करने वाले हैं दोस्तों, उसमें हम इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी को देखेंगे 2D के केस में। अब इसको समझने के लिए अपने को पहले फ्री बॉडी डायग्राम को अच्छे से समझना होगा। फ्री बॉडी डायग्राम, अब यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते टाइम आपको एक चीज का ध्यान देना है, और वो क्या चीज है, कई जगह पे सपोर्ट लगे होते हैं बॉडी के ऊपर, रिजिड बॉडी के ऊपर सपोर्ट लगे होते हैं। सपोर्ट का मतलब कोई रोड लग गई, कोई जॉइंट लग गया, ठीक है, तो कई तरह के सपोर्ट होते हैं, वो लगे होते हैं। तो वहां पे आपको रिएक्शन फोर्स कैसे दिखाना होगा वो आपको समझना है, क्योंकि वहां पे सबसे बड़ी मिस्टेक होगी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते टाइम। आप जानते हो फ्री बॉडी डायग्राम में हमें सारे फोर्सेस को दिखाना है, सारे टॉर्क्स को दिखाना है, उस डायग्राम को हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। अब यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत कहां आती है, जब सपोर्ट लगा हो, कोई वायर कनेक्ट है कहीं से, ठीक है, तो कैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे उनको जरा देखते हैं। तो मेरे पास डिफरेंट तरह के सपोर्ट हैं जिनका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो सबसे पहले केबल बनाते हैं, जरा देखिए। मान लीजिए कोई इस तरह की रिजिड बॉडी है, तो इनको बना लीजिए भाई, सबको इनका केसेस बना लीजिए, क्योंकि ये आगे चल के यूज होने वाले हैं, ठीक है, और दिक्कत देंगे भाई आपको। तो सबसे पहला है केबल। केबल के केस में जरा देखिए, मान लीजिए केबल ऐसे जुड़ी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे फिक्स्ड है, और ये कोई बॉडी है उसके साथ ऐसे कनेक्ट है, ठीक है। अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम दिखाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि भाई इस रिजिड बॉडी के ऊपर इस केबल की वजह से इस तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये मेरा फोर्स दिखाओगे आप इसके ऊपर, इस रिजिड बॉडी के ऊपर केबल की वजह से इधर फोर्स लगे। आप बोलोगे तो बड़ा सिंपल था सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 में हमारे पास है मासलेस लिंक। कई बार लिंक लगा होता है ऐसे ही, जैसे वो भी सिंपल ही है, इसी तरह का है, जरा देखिए कैसे। ये मेरे पास रिजिड बॉडी है कोई, ठीक है, और इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, एक लिंक लगा देते हैं। यहाँ पे एक तरह का फिक्स वो है, एक रोड लगा दी है छोटी सी, जो यहाँ पे रोटेट कर सकती है, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे फिक्स है, ठीक है।
तो अगेन यहां पे अगर आपको फोर्स दिखाना होगा इस रिजिड बॉडी के ऊपर ड्यू टू दिस लिंक, अब ये लेंथ फिक्स है इसकी, ठीक है ना। तो अब यहां पे अगर आपको फोर्स दिखाना होगा तो अगेन मैं इधर ही दिखाऊंगा फोर्स को। जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो इस रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स को इस तरफ दिखाना होगा मुझे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए भाई, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये जो लिंक है ये कुछ थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये जो फोर्स आपको दिखाना होगा ये भी आपका थीटा एंगल ही बनाएगा यहाँ से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो थीटा एंगल बन रहा है वही एंगल आपका यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है भाई रोलर। कई बार क्या होता है, कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है, तो इसको आप लिखिए मासलेस लिंक, मासलेस लिंक। नंबर 3 आइए रोलर। अब रोलर को देखते हैं, सोचिए कोई इंक्लाइन प्लेन है ऐसी, ठीक है, कुछ थीटा एंगल पे इंक्लाइन है। अब यहां पे एक रोलर लगा हुआ है, ठीक है, समझिएगा इसको, एक रोलर लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह का, और इसके साथ एक रिजिड बॉडी कनेक्टेड है, ऐसे कोई रिजिड बॉडी का कोई पार्ट कनेक्टेड है, इस तरह का कोई रिजिड बॉडी का पार्ट है, ठीक है। अब सुनो, अब यहां पे फोर्स किधर लगाओगे आप, इसके ऊपर अगर रिएक्शन फोर्स दिखाना हो तो आपको इसके परपेंडिकुलर दिखाना है, इस सरफेस के, मतलब यहां पे ऐसे फोर्स लगेगा, जो रिएक्शन फोर्स आएगा इस रोलर की वजह से इस ऊपर वाली रोड के ऊपर, वो रिजिड बॉडी के ऊपर वो इस तरह लगेगा परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नंबर 4 देखिए, अब आगे चल के बहुत भयंकर रूप ले लेगा भाई, इसलिए इन सबको ध्यान से समझिएगा। नंबर 4 है हमारे पास रोकर। अब ये रोकर कैसा होता है जरा देखिए, ये कुछ इस तरह का शेप का होता है, इस तरह की शेप का है, ठीक है, ये रोकर है। इसमें बस वो नहीं होते, ये जो आपके गोल गोल जो होते हैं ना रोल करने के लिए, वो वाला कंसेप्ट नहीं होता इसमें, वो शेप ही कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। और यहां पे आपका एक तरह का वो रिजिड बॉडी लगी हुई है, ठीक है, ऐसे यहां पे ज्वाइंट हो रखा है। तो अब यहां पे फोर्स कैसे दिखाओगे भाई, इस बार जो फोर्स दिखाओगे वो आपको जो ये कॉन्टैक्ट है ना उसके परपेंडिकुलर आएगा इस तरफ, तो यहां पे जो फोर्स आप दिखाओगे वो इस तरफ दिखाओगे, एफ, कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर। देखो यहां पे मैंने कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर दिखाया ये फोर्स को, यहां पे भी ये नीचे वाला जो कॉन्टैक्ट है उसके परपेंडिकुलर आपको दिखाना होगा फोर्स को, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना। नेक्स्ट आइए भाई, आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर मैं इस हिस्से को हटा दूं ना, इस हिस्से को हटा दूं और सिर्फ इतना रोड को दिखाऊं, तो रोड के ऊपर इधर फोर्स दिखाना होगा मुझे, ठीक है, क्योंकि अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो इस रोड का बनाऊंगा, तो इस रोकर को आपको हटाना होगा, हटा के जब यहाँ पे फोर्स को दिखाओगे तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स को दिखाओगे आप, ध्यान देना। क्योंकि जो ये ज्वाइंट बना हुआ ना यहाँ पे, जो ये कॉन्टैक्ट बना हुआ है, ज्वाइंट नहीं है कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट जो बना हुआ उसके परपेंडिकुलर लगाना है भाई फोर्स को, वही फोर्स आपका यहाँ पे रिजिड बॉडी के ऊपर लगाएंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आइए भाई नंबर 5। नंबर 5 जो है वो है हमारे पास, वो है स्मूथ कॉन्टैक्टिंग सरफेस। जरा देखिए, ऐसा कोई इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल है थीटा, और इसके ऊपर आपकी जो रोड है वो कुछ इस तरह की है। एक मिनट, मैं ऐसे ले आता हूं, या मैं भी ऐसे ले आता हूं, इस तरह की रोड है, और यहां पे कहीं कॉन्टैक्ट बना हुआ है। तो अगर मुझे इस रोड के ऊपर जो ये रिजिड बॉडी है इसके ऊपर अगर फोर्स दिखाना होगा तो ये जो कॉन्टैक्ट बना हुआ है ना उसके परपेंडिकुलर दिखाना है यहाँ पे फोर्स। इसका मतलब इस रोड के ऊपर इस तरफ दिखाएंगे फोर्स को, ध्यान देना भाई, जो कॉन्टैक्ट बना हुआ है उसके परपेंडिकुलर दिखाएंगे फोर्स को। यहाँ पे कई जगह पे आप मिस्टेक करोगे इस चीज का, तो जो नीचे वाला जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर आपको दिखाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कई बार क्या होता है रोलर और पिन कई बार इस तरह के आ जाते हैं। नंबर 6 जरा देखिए, ऐसा कोई सरफेस है और उसमें एक कोई टायर लगा हुआ है और इसके साथ कोई इस तरह का ये लगा हुआ है, रिजिड बॉडी यहाँ पे ज्वाइंट हो रखी है इस जगह पे, और ये जो टायर है ये दो सरफेसेस के बीच में ऐसे फंसा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर मैं सिर्फ इस रोड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस रोड का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों, उसके लिए आप यहां पे देखा करो कॉन्टैक्ट,
ये परपेंडिकुलर है तो इधर ही ऐसे ही फोर्स दिखाएंगे इसके ऊपर। सिर्फ अगर मैं इतने हिस्से को दिखाऊं तो इतने हिस्से पे जो रिएक्शन फोर्स लगेगा वो इस तरफ दिखाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। तो आप बोलोगे सर ऊपर वाले की वैसे इधर भी तो आ सकता है परपेंडिकुलर, इधर भी आ सकता है भाई, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है ना। दोनों पॉसिबिलिटी को देखिएगा। अब इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये है कि ये और ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, ठीक है। तो अगर आप कॉमन सेंस लगाएं तो इसके परपेंडिकुलर अगर डायरेक्शन इधर है, अगर यहां पे डायरेक्शन इधर है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन इधर आएगी। तो इसका मतलब यहां पे दो पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, या तो फोर्स रिएक्शन फोर्स को यहां पे इस रिजिड बॉडी पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाओगे तो इधर दिखाओ या इधर दिखाओ, इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। नंबर 7 देखिए भाई, नंबर 7 क्या है। नंबर 7 में आपके पास है मेंबर पिन कनेक्टेड टू कॉलर और स्मूथ रोड। इसका क्या मतलब है जरा देखिए। यहां पे मेरे पास कोई जरा देखो, इस तरह की एक स्मूथ रोड बनी हुई है जो इसके ऊपर लगी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर लगी हुई है और ऐसे है। तो ऐसे केस में आप ये देखो कि रिएक्शन फोर्स हम किधर दिखाएंगे। पहली बात तो आप ये समझिए कि इधर तो ये इजीली स्मूथ है तो इधर आराम से इधर उधर घूम सकती है, तो इधर तो कोई रिएक्शन फोर्स आएगा नहीं। रिएक्शन फोर्स आएगा तो इसके परपेंडिकुलर आएगा। इसका मतलब अगर मैं सिर्फ इतने डायग्राम को देखूं तो उसके ऊपर अगर दिखाना हो मुझे फ्री बॉडी डायग्राम में तो रिएक्शन फोर्स इस पे किधर दिखाएंगे बताओ, इधर दिखाएंगे रिएक्शन फोर्स। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये घूमने भी नहीं देगी, इसको घूमने से भी रोक रही है। जिस तरफ मूव होने से या घूमने से कोई चीज रोकती है इसका मतलब उस तरफ रिएक्शन फोर्स लगा हुआ है। जैसे कि यहां पे देखिए, यहां पे आपने सिर्फ फोर्स को दिखाया, यहां पे टॉर्क को नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि घूम तो सकती है ये आराम से, ठीक है, ये नीचे जा सकती है इस फोर्स की वजह से, तो इसमें टॉर्क तो है भाई। तो आप टॉर्क को यहां पे जीरो नहीं करोगे, टॉर्क को यहां पे रिएक्शन टॉर्क नहीं दिखाओगे आप। रिएक्शन टॉर्क कब आएगा? जब किसी तरफ घूमने से कोई बॉडी रोक रही हो, किसी चीज को अपोज कर रही हो घूमने से, इसका मतलब ऑपोजिट टॉर्क दे रही है, वो रिएक्शन टॉर्क दे रही है। अब यहां पे देखो, यहां पे जैसे कि यहां पे देखो, यहां पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ फोर्स दिखाना है, टॉर्क नहीं दिखाना है। यहां पे क्यों नहीं दिखाना बताओ? यहां पे टॉर्क, क्योंकि ये रिएक्शन टॉर्क देंगे ही नहीं। ये जो रोलर है, ये जो हमने पिन कनेक्टेड जो ये बनाया है दो सरफेसेस के बीच में, टायर जो लिखा हुआ है, यहां पे टॉर्क का कोई ऑपोजिशन नहीं है, टॉर्क की वजह से कोई रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन टॉर्क यहां पे कोई नहीं है, ध्यान देना भाई। इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ये रोल भी कर सकता है, ठीक है। तो रिएक्शन टॉर्क नहीं है। सिमिलरली यहां पे देखो, हमने कोई टॉर्क, यहां पे सिर्फ फोर्स लगेगा कॉन्टैक्ट की वजह से देख, लेकिन यहां पे देखो, यहां पे ये इसको इधर की तरफ घूमने से रोक रही है, ये इधर घूमने नहीं देगी या इधर घूमने नहीं देगी। इसका मतलब यहां पे एक रिएक्शन टॉर्क भी आएगा जिसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ या ऑपोजिट हो सकती है, ठीक है। तो यहां पे एक रिएक्शन टॉर्क भी आपको देखने को मिलेगा। अब जब क्वेश्चन करोगे तो और बेहतर क्लैरिटी आएगी आपको, ठीक है। तो यहां पे रिएक्शन टॉर्क भी आपको दिखाना होगा। नेक्स्ट आइए भाई, नेक्स्ट है आपके पास स्मूथ पिन और हिंज। हिंज को देखते हैं। अब हिंज से आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी, जरा देखिएगा। नंबर 8 हिंज, उसमें क्या है, जैसे ये लगा दिया आपको और ये फिक्स्ड है भाई, और यहां पे आपकी एक रोड डली हुई है, ठीक है। ये हमने हिंज बना दिया, ठीक है। हाँ जी, अब सुनिए, अगर मैं यहां पे देखना चाहूं कि इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स और टॉर्क किधर गया, तो टॉर्क तो दिखाओगे नहीं क्योंकि किधर भी घूम सकता है, ऐसे रोटेट कर सकता है। तो टॉर्क ये रोक ही नहीं रही घूमने से। हाँ, इस तरफ घूमने से रोक रही है, इधर या इधर नहीं घुमाएगी, हमें वो देखना नहीं, हम 2D फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो टॉर्क जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही देखेंगे हम लोग। तो इसका मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई रिएक्शन टॉर्क ये नहीं देगा। आराम से ये रोड इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो टॉर्क, रिएक्शन टॉर्क नहीं आ रहा, रिएक्शन फोर्स आ रहा है। कैसे रिएक्शन फोर्स आ रहा है? इस रोड को नीचे नहीं जाने देगी और इधर नहीं जाने देगी। ये हिंज जो है नीचे नहीं जाने देगी और इधर नहीं जाने देगी। तो इसका मतलब क्या करेगी बताओ जरा? इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स देगी, एक आपका इस तरफ और एक आपका इस तरफ। ये दो आपके रिएक्शन फोर्सेज हो जाएंगे। समझ आया भाई? टॉर्क हम यहां पे नहीं दिखाएंगे, रिएक्शन टॉर्क कोई है ही नहीं, क्योंकि आप समझिए ना, इधर भी आराम से घूम सकती है, इधर भी आराम से घूम सकती है। तो टॉर्क को ब्लॉक नहीं कर रही है, जिस चीज को रोक रही है ना, ओपोज कर रही है, इसका मतलब वो रिएक्शन में उसको दिखाएंगे, ठीक है। तो यहां पे वो हमें नहीं दिखाना है। नंबर 9 देखिए, धीरे धीरे आप समझते चले जाओगे। नंबर 9 जो है वो है, अगेन मेरे पास एक वॉल के ऊपर हमने क्या किया, हमने एक रोड को फिक्स कर दिया ऐसे, यहां पे ज्वाइन हो रखा है, ये वेल्ड हो रखा, आप ये समझिए।
तो अगर ये वेल्ड हो रखा है तो पहली बात तो आप समझिए ये वॉल जो है इस रोड को पीछे नहीं जाने देगी, तो इसका मतलब एक तो रिएक्शन फोर्स लगाएगी इसके ऊपर F, दूसरा इसको रोटेट नहीं करने देगा, यहाँ पे इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करूं यहाँ पे या ऊपर ले जाने की कोशिश करूं वो नहीं आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे एक रिएक्शन टॉर्क इधर या उल्टा दो तरफ आप रिएक्शन टॉर्क को दिखा सकते हो, तो यहाँ पे टॉर्क भी आपको दिखाना होगा, रिएक्शन टॉर्क भी आएगा यहाँ पे, जो वॉल है वो रिएक्शन टॉर्क भी देगी आपको। तो एक तरह से जो ज्वाइंट होते हैं, जो सपोर्ट लगे होते हैं, उनको आप समझिए कि वहां पे हमें रिएक्शन फोर्स दिखाना है कि रिएक्शन टॉर्क दिखाना है, इसकी आपके पास अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम में ये जो सपोर्ट पॉइंट है उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन से आपको और बेहतर क्लैरिटी आएगी। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं सो दैट आपकी इसमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, जरा देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक रोड है ऐसे, और यहां पे वो वॉल के साथ अटैच्ड है, तो वेल्ड हो रखी है, और यहां पे एक फोर्स लग रहा है उसके ऊपर 200 न्यूटन का। ये जो डिस्टेंस है ये आपको दे रखी है 2 मीटर, और ये जो पूरी लेंथ है यहां से लेके यहां तक की वो आपको दे रखी है 5 मीटर। ये लेंथ आपको दे रखी है 5 मीटर और ये लेंथ आपको दे रखी है 2 मीटर, ठीक है। आपको क्या बनाना है, आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है इस रोड का, ठीक है। अच्छा, इस रोड का अपना मास भी है भाई, इस रोड का अपना जो मास है वो है आपका 10 किलोग्राम का। तो आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो जरा देखिए फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। ये मेरे पास रोड है, तो इसके ऊपर एक फोर्स तो 200 मीटर की दूरी पे आ गया, ठीक है, 200 न्यूटन का हो गया, नॉट 200 मीटर, 2 मीटर की दूरी पे आ गया। एक फोर्स यहां पे इसका ग्रेविटी की वजह से लगे mg, ठीक है। तो mg आपका ये लग गया 10 इंटू 9.81, ठीक है, ये इसका mg लग गया। और ये कहां पे है, यहां से 2.5 मीटर की दूरी पे होगा। ये 2 मीटर की दूरी है यहां से यहां तक की, और ये जो दूरी होगी ये कितनी हो जाएगी बताओ जरा, 2.5 मीटर हो जाएगी। सही है भाई। नेक्स्ट अब आइए, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को यहां पे जो सपोर्ट लगा हुआ है यहां पे अब अपने को फोर्सेस दिखाने हैं। तो कौन कौन से फोर्सेस दिखाने हैं जरा देखिए। ऑब्वियसली ये नीचे गिरनी चाहिए थी, इसको वॉल रोक रही है गिरने से, तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे आपको एक फोर्स तो ऊपर की तरफ दिखाना होगा, ठीक है। अच्छा, इसको इधर भी नहीं जाने दे रही, तो इसका मतलब एक रिएक्शन फोर्स आपका इधर भी दिखा रहा है। अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल दूं तो आप ये कह सकते हो ये AX बन गया मेरा और ये AY बन गया, ये दो रिएक्शन फोर्स आएंगे, क्योंकि ये वॉल जो है इस रोड को इधर नहीं जाने दे रही। इसका मतलब ये वॉल जो है इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स दे रही है इस तरफ, दूसरा इसको गिरने नहीं दे रही यहां से, तो इसका तो ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगा रही है, दूसरा इसको यहां पे रोटेट नहीं होने दे रही इस पॉइंट के अबाउट। तो इसका मतलब है यहां पे एक, असल में तो इन दोनों फोर्सेस की टेंडेंसी होगी इसको ऐसे रोटेट करने की, मतलब जो टॉर्क होगा इनकी वजह से वो अंदर की तरफ होगा, क्योंकि फोर्सेस नीचे हैं, डाउनवर्ड है, अंदर की तरफ होगा। तो इसका मतलब ये रिएक्शन टॉर्क देगी ऊपर की तरफ, इस डायरेक्शन में एक टॉर्क और आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो ये फोर्सेस आपको दिखाने होंगे, इतने सारे फोर्सेस आपको दिखाने होंगे। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो आप ये कह सकते हो किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट फोर्स 0 होगा, नेट टॉर्क 0 होगा। जैसे कोई भी पॉइंट ले लो, अब जैसे मैं O पॉइंट यहां पे पॉइंट ले लेता हूं, इस A पॉइंट को ही ले लेता हूं, तो इस A पॉइंट के अबाउट नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क को 0 कर दो, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, रुकी हुई है मान लीजिए। तो नेट फोर्स अगर मैं x डायरेक्शन में देखूंगा तो x डायरेक्शन में केवल ax ही है, तो ax की वैल्यू क्या होगी 0, ax की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। x डायरेक्शन में कोई फोर्स और कोई फोर्स तो है ही नहीं। y डायरेक्शन में देखो, एक तो ay है और ये डाउनवर्ड है, तो -200 कर दो, -10 इंटू 9.81 और इक्वल टू 0। यहां से ay हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ay की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ay की वैल्यू क्या आएगी जरा देखिए दोस्तों, ay की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 200 प्लस हो जाएगा 981 न्यूटन, ठीक है। इतने न्यूटन का ay फोर्स लग जाएगा। अब सवाल यहां पे यह है कि यहां पे जो टॉर्क आएगा वो 0 होना चाहिए, तो इस टाउ की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, रिएक्शन टॉर्क अबाउट दिस ए पॉइंट, टाउ ए बोल दो इसको। तो ये जो रिएक्शन टॉर्क आएगा ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये 0 नहीं होगा।
नेट टॉर्क 0 होगा इस पॉइंट के अबाउट। तो नेट टॉर्क के लिए क्या करना होगा, यहां का रिएक्शन टॉर्क टाउ ए माइनस ये वाले रिएक्शन टॉर्क। अगर मैं ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क दिखाऊं, माफ कीजिएगा, टाउ जो है वो रिएक्शन टॉर्क है। ए पॉइंट के अबाउट अगर रिजल्टेंट टॉर्क देखो, टाउ ए इज रिजल्टेंट टॉर्क, टाउ ए मेरा ए पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट टॉर्क है, और ये टाउ जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये रिएक्शन टॉर्क है। दोनों में फर्क समझिए। तो जो रिजल्टेंट टॉर्क ए पॉइंट के अबाउट आना चाहिए वो 0 आना चाहिए अगर ये इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ जरा, इस पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट टॉर्क निकाल लेते हैं। टाउ तो मेरा पॉजिटिव है भाई, माइनस 200 गुना 2, एक तो ये हो गया, और माइनस 100 9.81 इंटू 2.5, और इसको आप 0 कर दो भाई, ठीक है। तो यहां से टाउ की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, टाउ की वैल्यू क्या आएगी, 400 प्लस 25 इंटू 9.81, सही है जी। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट टाउ आ जाएगा, जो कि बाहर की तरफ होगा, ठीक है। रिएक्शन टाउ आ जाएगा, कितना टॉर्क, रिएक्शन टॉर्क यहां पे लगेगा। तो आप जरा देखो, आपको ज्वाइंट के बारे में अगर जानकारी है, सपोर्ट के बारे में जानकारी है, तो आप उसके फ्री बॉडी डायग्राम में उन फोर्सेस को, टॉर्क को दिखा पाओगे। नहीं तो आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि यहां पे कैसे हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। चलिए कुछ और क्वेश्चन जो है उनको भी जरा देख लेते हैं। तो अब धीरे धीरे हम मुश्किलों की तरफ बढ़ेंगे भाई, ठीक है, धीरे धीरे हम मुश्किलों की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको जरा देखते हैं। आपको एक जो आप एक्सेलेरेट करते हो उसको फुट लीवर बोलते हैं, या जैसे आपने देखा होगा हम आजकल जो हैंड वॉश लगाते हैं जो, तो उसके नीचे एक पैर के नीचे एक लीवर लगा होता है, या आप डस्टबिन का इस्तेमाल करते हो घर में तो उसमें एक फुट लीवर लगा होता है। अब उसको अगर मैं थोड़ा सा सिंपल तरीके से अगर दिखाऊं तो मैं कह सकता हूं कि वो कुछ इस तरह का है, सोचिए। यहां पे एक हिंज लगा हुआ है, ठीक है, और यहां से एक फुट के लिए एक वो वेल्ड हो रखा है, ठीक है, इस तरह का यहां पे एक वेल्ड हो रखा है। यहां पे दो चीजें लगी हुई हैं, एक आपका लगा हुआ है स्प्रिंग फोर्स, एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और एक यहां पे आपका डैम्पर लगा हुआ है। डैम्पर समझते हो, एक यहां पे डैम्पर लगा हुआ है जिसके अंदर कुछ लिक्विड वगैरह होता है ना, ठीक है, तो वो डैम्पर यहां पे लगा हुआ है। अब यहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूं 100 न्यूटन का, तो ऑब्वियसली जब आप यहां पे फोर्स लगाओगे तो ये आगे की तरफ आएगा, ठीक है। तो जब आप 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो यहां पे ये जो फोर्स लगा रहा है ये है मान लीजिए 50 न्यूटन का, और ये जो फोर्स लगा रहा है ये मान लीजिए है मे बी 100 न्यूटन का, ठीक है। या चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमें ये पता नहीं है, आपको सिर्फ इसका फ्री बॉडी डायग्राम दिखाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर मुझे बनाना होगा तो सबसे पहले यहां पे देखो रिएक्शन फोर्स कैसे दिखाऊंगा। देखो यहां पे तो एक फोर्स दिखा दिया इन्होंने, तो एक फोर्स मुझे यहां पे दिखाना होगा, ये अपना इधर फोर्स देगा जिसको मैं एफ स्प्रिंग बोल देता हूं, और एक फोर्स यहां पे आ जाएगा एफ डैम्पर बोल देता हूं। तो एक तो ये दो फोर्स आ गए। अब यहां पे बताइए, यहां पे हिंज आ गया है, तो हिंज क्या करेगा बताओ जरा, एक आप खुद सोचिए ना, इसको इस तरफ जाने से रोक रहा है, इस तरफ जाने से, जो हिंज जहां पे रखा हुआ उस तरफ जाने से रोक रहा है। तो इसका मतलब इसके दो फोर्सेज होंगे। इसके कौन कौन से दो फोर्सेज होंगे बताओ। एक तरह से या फिर आप दूसरे सेंस से समझिए, ये क्या करेगा, ये फोर्स इसको नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, तो ये ऊपर की तरफ फोर्स दे देगा, नीचे नहीं जाने देगा इसको, पूरे इसको नीचे नहीं जाने देगा। अब नीचे की तरफ एक फोर्स तो लगा हुआ है, तो अगर ये हिंज ना होता तो ये नीचे ही चला जाता, तो उसको रोक रहा है भाई, ऊपर लगाएगा। दूसरा, जो इधर फोर्स लगे हुए हैं उनको अपोज करने के लिए इधर भी फोर्स लगाएगा, क्योंकि अगर ये हिंज ना होता तो ये जो फोर्स है ये पूरी बॉडी को इधर खींच लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको ये फोर्स दिखाना होगा, यहां पे आपको टॉर्क दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यहां पे रोटेट होने से नहीं रोक सकता इसको समझिए, तो यहां पे आपको टॉर्क दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जब भी फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे तो वहां पे आपको ये फोर्सेस जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, फोर्सेस को दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिए कि कैसे हमें फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस को दिखाना है। अगर आप ये समझ गए हो कि टॉर्क कहां दिखाना है, कहां नहीं दिखाना है, फोर्सेस को कौन सी डायरेक्शन में दिखाना है, तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो वहीं सोल्व हो जाती है, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को और करते हैं,
कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि एक ट्रैक्टर है, वो ऐसे कंक्रीट के दो ऐसे सिलेंडर रखे हुए हैं उसमें। आपने देखा होगा बड़े बड़े जैसे कंक्रीट के सिलेंडर होते हैं ना, जो हम सीवरेज लाइन बिछाने के लिए रखते हैं, तो ऐसे दो कंक्रीट के मान लीजिए ऐसे सिलेंडर रखे हुए हैं। इनकी जो डाया है वो मैं आपको दे देता हूँ। डाया जो है दोनों का वो है मान लीजिए 0.75 मीटर, ठीक है, या मे बी 0.70 मीटर ले लो। ये डाया दे दिया है और इनका जो मास है, एक का जो मास है वो आपको दे रखा है 300 किलोग्राम, और ये जो एंगल दे रखा है ये आपको दे रखा है कुछ 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एंगल दे रखा है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं और इनके ऊपर फोर्सेस वगैरह कैलकुलेट करने हैं कि कौन सा किधर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, वो सब दिखाना है। और इसको हमने लिफ्ट किया हुआ है भाई, ये मतलब एक जैसे वो आपके जो क्रेन होती हैं उनके आगे एक ऐसे एल शेप का वो लगा होता है ना, ठीक है, तो उससे आप क्रेन जो है उसको लिफ्ट कर रही है। तो इससे आपको बताना कि इनके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। तो अगेन आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो जरा देखिए, सबसे पहले इसको मैं ए बोल देता हूं और इसको मैं बी बोल देता हूं। तो अगर मैं ए जो कंक्रीट का जो सिलेंडर है उसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मैं बोलूंगा कि इसके ऊपर एक फोर्स तो यहां पे लग रहा है इस सरफेस, ये कॉन्टेक्ट की वजह से, और कॉन्टेक्ट जहां पे बना हुआ है ध्यान रखिएगा उसके परपेंडिकुलर लगाना है। तो जैसे ये जो हमारे पास सरफेस है इसके परपेंडिकुलर हम फोर्स को लगाएंगे। सिमिलरली यहां पे भी एक कॉन्टेक्ट बना हुआ है तो इसके परपेंडिकुलर आपका फोर्स आपका इस तरफ आ जाएगा, एक फोर्स, ठीक है। एक फोर्स आपका इधर भी लगेगा भाई। दूसरा इसका mg भी होगा, तो इसका mg आपको नीचे की तरफ दिखाना होगा 300 × 9.81, ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा ये जो है ये भी तो इधर फोर्स लगाएगा, तो इसके ऊपर एक फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, जो ये वाला जो है ये वाला फोर्स जो लगाएगा, तो मैं इसको FB बोल देता हूं, दिस इज FB। इसको मैं बोल देता हूं F1, ठीक है, ये वाले फोर्स को F1 बोल देता हूं और इसको मैं F2 बोल देता हूं, F2 बोल देता हूं, सही है जी। ये फोर्सेस, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। इसमें कोई टॉर्क है क्या, कोई रोटेशन इसमें है क्या? ना, इसमें कोई रोटेशन नहीं होगा। आप बोलोगे सर क्यों नहीं होगा रोटेशन यहाँ पे? उसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जितने भी फोर्सेज हैं सारे कॉन्करेंट फोर्सेज हैं। अगर आप इनकी लाइन ऑफ एक्शन को मिलाओगे तो लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास हो रही है, तो इसका मतलब ये फोर्सेज इस पर टॉर्क क्रिएट कर ही नहीं सकते। यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं है, रोटेट नहीं हो रहा ये, ठीक है, पॉइंट को समझिए। ये कॉन्क्रीट का जो ये है ये रोटेट नहीं कर पा रहा है, तो रोटेट नहीं करेगा तो कोई टॉर्क, आप रिएक्शन टॉर्क तो तब आएगा ना जब रोटेशन से कोई चीज अपोज कर रही हो इसको, तो रोटेट हो ही नहीं रहा, ठीक है, इसमें रोटेशन है ही नहीं, क्योंकि ये जो फोर्सेज हैं, जो भी फोर्सेज के ऊपर एक्ट कर रहे हैं वो इसमें रोटेशन पैदा कर ही नहीं रहे, वो टॉर्क नहीं पैदा कर रहे, तो इसलिए दिखाने की जरूरत नहीं। अब आइए बी को अगर मैं दिखाऊं तो बी के ऊपर ये जो FB इधर लगा है वही FB आपका इधर लग जाएगा, ठीक है भाई, FB। दूसरा इसका खुद का mg 300 × 9.81, और एक ये जो बना हुआ सरफेस उसके परपेंडिकुलर आपका इस तरफ आ जाएगा, एक फोर्स ये इस तरफ लगे, ठीक है भाई। इस तरह से हमारे पास फोर्सेस लगेंगे। अब इस फोर्स को देखते हैं, इनकी वैल्यू को अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये कैसे देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं इसको एक्सट्रापोलेट कर लेता हूं थोड़ा सा। हाँ जी, ठीक है। अब जरा देखो, ये जो लाइन है ना ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, इसके साथ ये 30 डिग्री का एंगल है, तो ये 60 हो गया, ये भी आपका 30 हो गया, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का हो गया है, ठीक है, और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का हो गया है, ठीक है भाई। आप ये कैसे बोलोगे भाई, आप खुद सोचे ना, हॉरिजॉन्टल के साथ ये 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे भी ये 30 डिग्री बनेगा, ये 30 डिग्री आएगा, क्योंकि वही ये जो फोर्स लगे पैरेलल लगे ना नीचे वाले सरफेस की, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एंगल निकालने हैं। अब जरा देखिए, अगर मैं यहाँ पे नेट, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स 0 करोगे, अब आप यहाँ पे टॉर्क तो दिखाया नहीं, टॉर्क तो है ही नहीं, तो नेट टॉर्क देखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वैसे भी ये फोर्सेस कोई टॉर्क तो पैदा कर नहीं रहे। जब टॉर्क पैदा कर ही नहीं रहे तो रिएक्शन टॉर्क कहां से आएगा, कॉमन सेंस लगा हुआ ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूं कि ऊपर की तरफ क्या लगेगा, तो ये जो फोर्स है इसको मैं
इस फोर्स को मैं क्या नाम दे देता हूं, इस फोर्स को मैं F3 बोल देता हूं। चलो, तो ये जो मेरा F3 फोर्स है ये आपका इस तरफ लगा हुआ है यहां पे। तो इस पॉइंट को अगर मैं अलग से दिखाऊं तो F3 फोर्स मेरा इधर लगा हुआ है भाई, ठीक है, और FB फोर्स मेरा इधर लगा हुआ है, FB, और दोनों में 90 डिग्री का एंगल है भाई, ध्यान दीजिएगा। ये 30 है तो वर्टिकल के साथ ये 30 बनाएगा, ठीक है, ये 30 है एंगल। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक नीचे की तरफ फोर्स लगा हुआ है mg, ठीक है, 300 × 9.81। तो अब आप F3 और FB को कैसे कैलकुलेट करोगे? बड़ा आसान है भाई, ये तो मुझे लगता है कि लॉज ऑफ मोशन में आपने सीखा है। इन दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट इसके बराबर होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल कर देगा दोनों का। मतलब आप ये कह सकते हो FB sin 60, इसका मतलब FB √3/2, मैग्नीट्यूड वाइज कह रहा हूं भाई मैं, हैज टू बी इक्वल टू F3 sin 30, तो F3/2। एक रिलेशन तो ये आ गई भाई, 2 से 2 कट गया, तो FB और F3 की रिलेशन आ गई। एक वर्टिकल अगर आप निकालोगे तो FB cos 60 विच इज FB/2 प्लस F3 cos 30, F3 √3/2, इट हैज टू बी इक्वल टू 300 × 9.81। ये आप सब लोगों को पता है। तो इस तरह से आप F3 एंड FB निकालोगे, वही FB मेरा यहां पे आएगा, और फिर यहां पे भी आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा के और यहां से जो बाकी फोर्सेज हैं उनको आप कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम बन गया ना, तो उस फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग फिर आपको इक्वेशन लिखनी है फोर्स एंड टॉर्क की। अब यहां पे हमने टॉर्क को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा टॉर्क को? क्योंकि जरूरत ही नहीं है टॉर्क को देखने की। टॉर्क, रिएक्शन टॉर्क कोई चीज कब देगी? जैसे आपने देखा वो रोड लगी हुई थी पहले केस में, सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें एक रोड ऐसे लगी हुई थी और वो दीवार के साथ ऐसे फिक्स थी। अब इस रोड के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे थे, एक mg और एक इसका खुद का फोर्स, ये इस पॉइंट के अबाउट इस रोड को घुमाना चाहते हैं। इस पॉइंट के अबाउट ये टॉर्क पैदा कर रहे हैं। अब क्योंकि घूम तो रही नहीं रोड, तो इसका मतलब ये जो वॉल है ये क्या कर रही है, ये ऑपोजिट टॉर्क दे रही होगी उसको। सही बात है, तभी तो नेट टॉर्क यहाँ पे 0 हुआ, तभी तो घूम नहीं रही। यहां पे जो ये फोर्सेस लगे हुए हैं, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस इसके ऊपर लगे हुए हैं, वो इसके ऊपर कोई टॉर्क पैदा कर ही नहीं रहे। तो कर ही नहीं रहे तो इसका मतलब रिएक्शन टॉर्क क्यों आएगा? रिएक्शन टॉर्क तो तब आता ना जब ये टॉर्क पैदा कर रहे होते और ये घूम ना रही होती बॉडी, ठीक है, तो फिर रिएक्शन टॉर्क कहीं से जनरेट होता। फिलहाल तो खैर ये टॉर्क ही नहीं पैदा कर रहे, तो आपको टॉर्क की इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, रिएक्शन टॉर्क दिखाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया। तो आज का जो एपिसोड है दोस्तों, उसमें हमने इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाई है कि कैसे हम फोर्सेस को दिखाएं फ्री बॉडी डायग्राम में, कैसे टॉर्क को कहां पे दिखाना होता है। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो कुछ और नई चीजों को सीखेंगे और कुछ और नई प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे हम मुश्किल की तरफ चलते चले जाएंगे और धीरे धीरे डिफिकल्ट लेवल को हम सोल्व करेंगे। वो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।